शुरुआत करेंगे खास खबर के साथ। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ यूपी में होने वाले एहतजाजी मुजाहिरों पर पुलिस फायरिंग और एहतजाजी अवाम को तशद्दुद का निशाना बनाए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने पुलिस तशद्दुद के तमाम मामलात की समाअत के लिए खुसूसी बेंच तश्कील देने का फैसला किया है। पुलिस तशद्दुद के खिलाफ दाखिल 7 से ज्यादा अर्जियों की समाअत हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर की सरबराही में तश्कील पाने वाली खुसूसी बेंच करेगी। हाईकोर्ट ने अब इस मामले की तफसीली समाअत के लिए 27 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी है। वाज़ेह रहे कि शहरियत कानून के खिलाफ गुज़िश्ता साल दिसंबर से शुरू होने वाले एहतजाजी मुजाहिरों को यूपी पुलिस ने कई मुकामात पर अपने तशद्दुद का निशाना बनाया था। पुलिस की तरफ से मुजाहिरीन पर किए गए तशद्दुद के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया था। वीडियो में शहरियत कानून और एनआरसी के खिलाफ अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, मेरठ, लखनऊ और कानपुर में होने वाले मुजाहिरों पर पुलिस की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को दिखाया गया था। यूपी पुलिस की इन कार्रवाइयों में 20 से ज्यादा अफराद की मौत हुई थी। पुलिस तशद्दुद के खिलाफ सिविल सोसाइटी और इंसानी हकूक के लिए काम करने वाली तंजीमों और मुल्क की सरकर्दा शख्सियात ने अपने अपने तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जियां दाखिल की हैं। जिन सरकर्दा शख्सियात ने अर्जियां दाखिल की हैं उनमें साबिक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर वजाहत हबीबुल्लाह, समाजी कारकुन स्वामी अग्निवेश और कानूनदा अजय कुमार के नाम शामिल हैं। वहीं कोलकाता में सीएए और एनआरसी की मुखालिफत में रैलियों का सिलसिला जारी है। आज भी जमीयतुल उलमा हिंद मगरबी बंगाल की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। जमीयतुल उलमा हिंद मगरबी बंगाल के चेयरमैन सिद्दीकुल्लाह चौधरी से हमारे नुमाइंदा शबाना एजाज ने खास बातचीत की। सीएए और एनआरसी के खिलाफ आज कोलकाता में जमीयत उलमा हिंद की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई है। इस रैली में रियासती वजीर सिद्दीकुल्लाह चौधरी भी शरीक हुए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग इस रैली में शामिल है। क्या कहेंगे, आज सीएए एनआरसी के खिलाफ ये रैली है, मकसद? ये रैली जमीयत उलमा हिंद की जानिब से मुख्तलिफ जिम्मेदारों को लेकर, वकील भी है, महिला भी है, इसी तरीके पर बच्चे भी हैं, सबको लेकर कर रहे हैं ताकि हम चाहते हैं कि क्या सीएए बातिल हो, एनपीआर भी बातिल हो। पूरे मुल्क के लोग परेशान हैं, जबरदस्ती उन पर थोपा जा रहा है। कानून से ज्यादा मुल्क के लोगों की आवाज की कीमत ज्यादा है। पूरे मुल्क में 50-60 यूनिवर्सिटी, 100-200 कॉलेज, सैकड़ों स्कूल, तमाम लोग आज सड़क पर उतरे हैं। आज़ादी के बाद इतने बड़े तरीके पर एहतजाज नहीं हुआ था। हम लोग एहतजाज को बराबर चलाना चाहते हैं। आज पहला दिन है। रोजाना 10:30 से 12:30 बजे तक और शाम को 2 से 5 बजे तक ये 3 दिन चलेगा मुसलसल। उसके बाद जिला में हम जाएंगे, फिर जिला में भी धरना शुरू हो जाएगा। और लोगों को हम चेतावनी देना चाहते हैं, आप खबरदार रहें, बाहोश रहें, पुरअमन तरीके पर एहतजाज चलेगा। ममता बनर्जी भी सीएए और एनआरसी के खिलाफ जो है वो रास्ते पर है, रैली निकाल रही है। कल उन्होंने दार्जिलिंग में रैली निकाली थी। तो आप भी उनकी हुकूमत में वजीर है, तो सभी को जिम्मेदारी है, दी गई है कि अपने अपने तौर पर रैलियां निकाले और एहतजाज। बिल्कुल। ये चूंकि पब्लिक का मसला है, हुकूमत पब्लिक से बनती है। अगर पब्लिक ना हो तो हुकूमत नहीं है। पब्लिक का उनकी आवाज क्या है, ये मसला असल है। इसलिए उस आवाज को आगे बढ़ाने के लिए ये काम हम आगे बढ़ाते हैं। पुरअमन तरीके पर होगा, जरूरत हो फिर जुलूस निकाला जाएगा, फिर जिम्मेदार लोग आगे बढ़ेंगे, ये सिलसिला जारी रहेगा। ये भी उम्मीद की जा रही है कि आइंदा 27 जनवरी को असेंबली में वजीर आला ममता बनर्जी इस ताल्लुक से कोई बिल पेश करें। नहीं, इस सिलसिले में बात हो गई। उन्होंने वादा किया है 27 तारीख को, चूंकि ऑपोजिशन भी चाह रहे हैं। हुकूमत बंगाल की तरफ से वजीर आला ममता बनर्जी तो इंडिया में सबसे पहले दिन इसके खिलाफ मुखालिफत शुरू की है। ठीक है, तो इसलिए उस सिलसिले में हम लोग काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हुकूमत भी करे, पब्लिक भी लगे, ये काम तब आगे बढ़े। क्या वादा किया है, मतलब आइंदा 27 तारीख को बिल? 27 तारीख को वो एक रेजोल्यूशन लाएंगे। बीजेपी छोड़कर तमाम पार्टी उनमें रहेगी। ममता बनर्जी ने सबसे पहले सीएए और एनआरसी के खिलाफ तृणमूल ऐसा दावा कर रही है कि वो जो है एहतजाज कर रही है, लेकिन
पंजाब और केरला के बाद क्यों देर से जो है वो बंगाल असेंबली में रेजोल्यूशन? ममता बनर्जी सोच रही थी कौन कितने पानी में है, इसीलिए देर हो रही है और कुछ नहीं। ममता बनर्जी की तरह कोई चीफ मिनिस्टर सड़क पे उतर कर मैदान में उतर कर काम नहीं किया। ये एक मजबूत बिल होगा, बहुत 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 मजबूत। तो आप भी उस दिन असेंबली में मौजूद थे? हाँ बिल्कुल है। बहुत सारे लोग धरना भी दे रहे हैं, कुछ ये भी कहा जा पुरअमन तरीके पर सब धरना दे ताकि पब्लिक में बात आए। ये भी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी एहतजाज कर रही थी बंगाल में, तो दीगर जमातों को, सियासी जमातों, समाजी तंजीमों को एहतजाज करने की जरूरत नहीं थी, ऐसा तृणमूल लीडर? नहीं, मुझसे खुद बात हुई है, उनका कहना है पुरअमन तरीके पर अच्छे लोग करे बेहतर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे रियासती वजीर सिद्दीकुल्लाह चौधरी, जो जमीयत उलमा हिंद मगरबी बंगाल के रियासती सदर भी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनका एहतजाज सीए और एनआरसी के खिलाफ जमीयत का एहतजाज जारी रहेगा और 3 दिनों तक लगातार जमीयत इस बिल के खिलाफ एहतजाज करेगी। कैमरामैन अर्गो के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू। और वहीं भोपाल के इकबाल मैदान में सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ तलबा और समाजी तंजीमों का सत्याग्रह भी जारी है। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने तलबा और समाजी तंजीमों के जिम्मेदारान से बातचीत की, उनके तासुरात जाने। आइए देखते हैं। भोपाल के इकबाल मैदान में रोजाना एहतजाज जारी है और जोश के साथ तलबा की एक बड़ी तादाद यहाँ पर आ रही है। आप हमारे साथ देख सकते हैं कि तलबा की बड़ी तादाद यहाँ पे जहाँ पे गीत गा रहे हैं, वहाँ पर वो प्रियम्बल के पेश करने के साथ साथ एक संकल्प भी रोज ले रहे हैं। आप लोग यहाँ पर रोज किस लिए आते हैं, क्या एहतजाज आपका? यहाँ पे हम लोग सीए और एनआरसी जैसे कम्युनलिस्ट जो लॉस हैं उनके विरोध में आते हैं। हम इंडिया जो है वो एक सेक्युलर नेशन है और हम यहाँ पे उसकी सेक्युलरिटी को बचाने के लिए आ रहे हैं। और आज देखिए जीडीपी हमारी उन्होंने आज बताया है जैसे कि 4.1 समथिंग आया है और सरकार को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि वो सबसे पहले इकोनॉमी पे ध्यान दें, उसके बाद ये यहाँ पे ध्यान दें। ये डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं, हमें ये बात समझ में नहीं आ रहा है। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई भाई मिल के रहना चाहते हैं। सीएए का एनआरसी के साथ जो इम्पैक्ट पड़ता है, स्पेशली हमारे बॉर्डर रीजन्स पे, आसाम में जो उस पे फर्क पड़ता है, उस पे स्पेशल ध्यान दिया जाए, क्योंकि वो धर्म के आधार पे ये कह रहा है कि ये लोग चाहे ये प्रताड़ित हैं या नहीं है, ये किसी धर्म के हैं तो इनको नहीं दी जाएगी नागरिकता, दूसरों को दी जाएगी। आप दे रहे हैं नागरिकता, बहुत अच्छी बात है, लेकिन धर्म का आधार नागरिकता का आधार धर्म बनना, ये कितना डेंजरस है। बट ये जो ऑल इंडिया एनआरसी लागू करने का जो प्लान है, ये तो कहीं पे क्रिएट नहीं कर रही प्रॉब्लम। और ऑलरेडी जब सेंसस के मुताबिक जब ऑलरेडी लोगों को सिटीजनशिप में आते हैं, आपके ऑलरेडी आधार एंड वोटर आईडी उसको प्रूव करते हैं, तो फिर दूसरा एक इस चीज़ को लाने की क्या ज़रूरत है, ये समझ में नहीं आ रहा और इस पे क्लैरिफिकेशन सरकार दे भी नहीं पा रही। एक कह रहे हैं कि डिटेंशन कैंप नहीं बने हैं, एक कह रहे हैं कि हम तो एनआरसी लाएंगे, एक कह रहे हैं कि नहीं लाया है। एक आपस में मतभेद है, तो आपस में मतभेद करके आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे बीच में मुखालफत है? तो जब आपके बीच में मुखालफत है तो हम कैसे किसी एक की बात मान लें? कि ये जो सीए, एनआरसी, एनपीआर या पूर्ण रूप से असंवैधानिक है। और मैं तो, कोई मुझसे पूछता है कि प्लीज इसके ऊपर कुछ डिटेल दो या डिस्क्रिप्शन दो, तो मैं उनसे साफ साफ कहता हूँ जो चीजें इस देश में असंवैधानिक है उनके ऊपर तो बात ही नहीं करना चाहिए। तो मैं सरकार से कहूंगा, संविधान को बचाना भी तो आपको है। तो संविधान असंवैधानिक है तभी तो हम लड़ रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, खतरा कहाँ नजर आ रहा है? देखिए, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूँगा। एहतिशाम हाशमी नाम है मेरा, मैं सागर से बिलोंग करता हूँ और सागर से मैंने लॉ की डिग्री ली। उसके बाद 2006 से मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहा हूँ। हाल फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो पहली पिटीशन फाइल हुई थी, जब ये प्रेसिडेंट ने इसको असेंट दिया, वो पिटीशन मैंने अपने नाम से ही फाइल करी थी, एहतिशाम हाशमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि संविधान अगर आपने पढ़ा हो तो संविधान में आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 ये कहता है कि नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड, आर्टिकल 14 ये कहता है कि नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। अब बात आती है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ क्यों है? क्योंकि ये रिलीजन के बेस पर डिस्क्रिमिनेट करता है। ये कहता है कि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ से जो नॉन मुस्लिम्स हिंदुस्तान में आएंगे, चाहे वो इलीगली माइग्रेंट क्यों ना, उनको हम भारत की नागरिकता देंगे, लेकिन जो मुस्लिम्स होंगे उनको हम नागरिकता नहीं देंगे। कोई भी चीज़, हम घर में एक टीवी भी खरीदते हैं तो उसकी पहली ज़रूरत होती है, तभी हम कोई चीज़ घर में लेके आते हैं। ऐसी कोई गैर ज़रूरी चीज़ हम नहीं लेते हैं जो कि
हमारे घर में इसकी जरूरत ना हो। अब मैं आपसे कहूं कि भाई आप एक घर में हाथी पाल लीजिए, कोई नुकसान थोड़ी है इससे, आपको हाथी पाल लीजिए, लेकिन आप कहेंगे उसकी मुझे जरूरत नहीं है। तो हिंदुस्तान को इस कानून की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में कानून इतना मजबूत था कि वो पहले भी नागरिकता देता रहा है लोगों को। बाहर से कोई आता है हम उसे नागरिकता देते थे। और मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि अमित शाह जी और मोदी जी ने संविधान की एक भी किताब नहीं पढ़ी है। मैं उन्हें 24 घंटे का टाइम देता हूं और उनसे पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्या आप मुझे कल इसी टाइम बता दीजिए आपने संविधान की कौन सी किताब से संविधान पढ़ा है। और अगर उन्होंने मुझे आर्टिकल 14, 21 और संविधान की प्रस्तावना समझा दी तो मैं खुद बीजेपी की सदस्यता लेकर अपनी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट से वापस लूंगा। और आज यहाँ पे संविधान को लेकर आर्टिकल उसके जो है 14, 15 की बात करें, 21 की बात करें, अपने ख्यालात का इजहार करें। उसके साथ साथ यहाँ पे जो आपने देखा कि यहाँ पे जो तलबा हैं, यहाँ पे जो खवातीन हैं, यहाँ पे जो बड़े लोग हैं, तमाम लोगों ने प्रेम्बल की जो है शपथ भी ली और शपथ इस बात की कि इससे कानून के खिलाफ उनकी तहरीक तब तक जारी रहेगी जब तक हुकूमत इसको वापस नहीं लेती है। कैमरामैन बदर के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। और वहीं रांची में भी सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला लगातार जारी है। आज रांची के पुंदाग में इस कानून के खिलाफ इंसानी जंजीर बनाकर लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया। अहम शाहरा के किनारे लोगों ने खामोश एहतजाज किया और खास बात कि इस मुजाहरे में बच्चे और खवातीन भी बड़ी तादाद में शामिल रहे। अफगानिस्तान से जो लोग आए हैं उन लोगों को नागरिकता देने की बात है। अब उसको सीए के मातहत उसको नागरिकता दी जाएगी, हम मान लेते हैं। लेकिन आज असम के अंदर जो जिस तरीके से एनआरसी लागू कर करके तकरीबन 12 लाख हिंदुओं जो एनआरसी से बाहर हुए, उन लोगों की ये सरकार नागरिकता देंगे बोलती है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं इस सरकार से कि यहाँ की जनता जो हिंदुस्तान की जनता है, क्या उन लोगों को रोजगार मिल रही है? सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया से जो आवाज उठी थी वो और बुलंद होती गई और अब 42वें दिन भी जारी है। जामिया मिलिया इस्लामिया में तलबा को बड़ी तादाद में आवाम का साथ मिलता जा रहा है। मुजाहिरीन में हर मजहब के लोग शामिल हो रहे हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया के करीब एहतजाज का कैसा है मंजर, इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद ने। जामिया मिलिया इस्लामिया में शहरियत कानून के खिलाफ जो आवाज उठी थी, आज उसको 42 दिन पूरे हो रहे हैं। लेकिन जामिया का वही हाल है, वही जुनून, वो जज्बा आपको दिखाई देगा। किस तरह की तस्वीरें हैं आप यहाँ देख सकते हैं। हर शख्स पोस्टर, बैनर, संविधान बचाने, दस्तूर बचाने की मांग और अपनी आवाज यहाँ पर लेकर आया हुआ है। हर शख्स, चाहे वो बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे बच्चा हो और खास तौर से खवातीन हो, वो इस पूरे एहतजाज में जरूर शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराना चाहता हूं जो लगातार 18 घंटे यहाँ पर खड़े रहते हैं। ये संविधान की लड़ाई है और जिस तरह से भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल लोगों ने जाने दी थी आज़ादी के लिए और भीमराव अंबेडकर और उनके साथियों ने खून पसीना बहाया था संविधान के रचना के लिए, तो उसी तरह से हम सबको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी संविधान को बचाने के लिए, इस आज़ादी को बचाने के लिए। मुझे ताकत उन्हीं लोगों से मिल रही है, ये इंस्पिरेशन वहीं से मिल रहा है कि हम खड़े रहें 17-18 घंटे डेली। कब से कब तक आप खड़े होते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? जी 5-6 घंटे के लिए मैं रेस्ट कर लेता हूँ और फिर उसके बाद यहाँ आके खड़ा होता हूँ। सुबह 11 बजे आ जाता हूँ। खवातीन की बड़ी हिस्सेदारी और ये जो पूरा एक कहना चाहिए कि शाहीन बाग से जिस तरह प्रोटेस्ट शुरू हुआ, अब पूरे मुल्क में अलग अलग शाहीन बाग दिख रहे हैं। सरकार से क्या कहेंगी? सर आप वाली बात है, जो औरत निकलती है बहुत मजबूरी में निकलती है। औरत जो होती है बहुत अच्छी से मुनज़्ज़म हुकूमत चलाती है, वो घर में चलाती है। वो फाइनेंस मिनिस्टर भी होती है, प्रोटेक्शन मिनिस्टर भी होती है, एजुकेशन मिनिस्टर भी होती है। लेकिन जब आप उससे ये कहेंगे कि वो हिंदुस्तानी नहीं है तो फिर यही हाल होगा। कल सुप्रीम कोर्ट में केस गया लेकिन फिर एक नई तारीख मिल गई हमें। सर हिंदुस्तान में तो तारीख मिलती है, तभी तो दुनिया का सबसे अमीर कॉन्स्टिट्यूशन जो जुडिशल हिंदुस्तान का है। यहाँ पर अगर पोता मुकदमा लड़ता है ना तो परदादा बन के जाके था, दादा हम जीत गए। I'm DU student. I want to say to PM, you are doing really bad. You are going to destroy our economy, and you take CA and RC. These bills are shit. ये हमारे कुछ नहीं करने वाली। हमें बस इकोनॉमी चाहिए, हमें वुमेन एम्पावरमेंट चाहिए, वुमेन
डेवलपमेंट के लिए आज एक भी कानून क्यों नहीं बना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर किस तरीके से लोग अपने अपने अलग अलग अंदाज में यहाँ पर अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा रहे हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया के मुजाहिरीन यानी एहतजाज करने वाले, प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, उनके लिए पूरी नज्म लिखी गई है। ये आपने नज्म लिखी है, क्या एहसास और क्या जज्बा था जिसको आपने इसको? ये जामिया मिलिया इस्लामिया के मुजाहिरीन जो 40 दिन से यहाँ पे मुजाहरा कर रहे हैं CAA, NRC और NPR के खिलाफ, इन लोगों की मेहनत, मुजाहिदा और कुर्बानी देखकर मेरे दिल में ये जज्बात पैदा हुए और वो मैंने अशार में डाल दिए। आपको इस पूरी नज्म का कौन सा शेर पसंद है वो हमें सुनाइए। तेरी गोदी से निकलती है नदी तालीम, ये आखिरी शेर है इस नज्म का। और दुआ यह भी है कि तेरी गोदी से निकलती है नदी तालीम की, इसलिए फिर देश में होगी कमी तालीम की, हम दुआ बनकर बहेंगे जामिया तेरे लिए। जामिया के बच्चों ने जो आंदोलन शुरू करा है, हम उसके साथ हैं। जामिया के बच्चों ने जो आंदोलन शुरू किया, बस मैं एक से और बात करना चाहूँगा। यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, ये जो आपने बनाया है, क्या कहना चाहते हैं इस पूरे उसके जरिए? वैसे तो देखिए साहब, पहली बात तो मीडिया की है कि ना तो मीडिया सही से दिखाना चाहते हैं। नहीं, हम दिखाने आए हैं, तब तो आपसे बात कर रहे हैं, दिखाया जाएगा, ये आप कंफर्म रहिए। और दूसरी बात यह है कि जो ये संविधान बदलने की कोशिश और देश को बांटने की कोशिश है, ये अब कामयाब नहीं हुई। ये सब खराब हो चुका, सब लोग समझ चुके हैं, यहाँ सब हैं सड़कों पे, हिंदू मुस्लिम सब हैं यहाँ। जामिया मिलिया इस्लामिया के वो मुजाहिरीन हैं जिन्होंने 40 दिन से ज्यादा से वो लगातार यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं और सरकार से ये कह रहे हैं कि जनाब हमारी सुनिए, जब तक आप इस कानून को रद्द नहीं करेंगे तब तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। कैमरामैन वैभव के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू, दिल्ली। मरकजी हुकूमत मुल्क को दरपेश पानी की किल्लत का सामना करने के लिए मरहलेवार कई इक़दाम कर रही है। इस कदम में सैकड़ों ऐसे माहिरीन भी शामिल हो रहे हैं जो कि पानी की किल्लत से बचने के तरीके और इसके लिए तकनीकी सलाहियत को बरूए कार ला रहे हैं। इससे न सिर्फ अरबों लीटर पानी की बचत हो रही है, बल्कि दुनिया को एक मौसर पैगाम भी जा रहा है। खास रिपोर्ट। रेतस जो हमने नाम लिया वो संस्कृत नाम है जिसका मतलब है बारिश की एक बूंद। हमारी कंपनी वातावरण संचालन और वाटर कंजर्वेशन पे काम करती है पैन इंडिया बेसिस पे। हम 3 पार्टनर, मैं, प्रियंक और नीरज, हम लोग जाम में फंस गए। बारिश के कारण इतना ज़्यादा जाम लगा हुआ था कि इसका कोई मतलब नहीं था। बारिश में की वजह से जो पानी का स्तर है वो ऊपर की जगह नीचे जाता आ रहा है। तो हमने सोचा कि इससे ये डबल सॉल्यूशन होगा, जहाँ फ्लड को भी सॉल्व कर सकते हैं और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी काम कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ही टेक्निकल चीज़ है जिसमें हमें एक्विफर के बारे में पता करना होता है कि कहाँ पे एक्विफर है, किस लेवल पे पानी आ रहा है, क्या क्या काम करना होता है, कहाँ पे पानी को हम रिचार्ज करें और जो पानी की क्वालिटी है वो कैसी है कि हम रिचार्ज कर सकते हैं कि नहीं। उसके लिए हम लोग ये पूरा सिस्टम करते हैं। अब जहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने में पहले RCC टैंक में बोल्डर, ग्रेवल, सैंड डालते थे, उसमें उसको क्लीन करना मुश्किल होता था। उसके लिए हमने ये रिसाइकिल पॉलीप्रोपिलीन का रेनमैक्स टैंक यूज़ किया है, जिसमें क्लीनिंग बहुत इजी है और इसको हम रैप कर देते हैं नॉन वोवन क्लॉथ जियोटेक्सटाइल से, जिसके थ्रू खाली पानी पर्कुलेट होता है। हमने गांव वालों से मिले, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा बारिश के टाइम में यहाँ पे फ्लड आ जाता है और गर्मी में हैंडपम्प भी काम नहीं करते। रोज़ाना की ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम है पानी ना होने के कारण। हाल ही में हम लोगों ने एक तालाब गाजियाबाद में ख़त्म किया है, जिसको हमने जो पूरा सीवर जाता था उसको सीवर को डाइवर्ट करके मेन नाले में पूरा एक तालाब बनाया है। पहले जहाँ अब तालाब है वहाँ पहले बहुत ज़्यादा गंदगी रहती थी, कूड़ा कबाड़ा बहुत कुछ था, मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि लगता नहीं था कि वो तालाब है, लेकिन अब खुदने के बाद वो तालाब प्रॉपर तालाब लग रहा है। मध्य प्रदेश मुस्लिम एजुकेशन के ज़ेर एहतमाम भोपाल में सूबे के मुस्लिम समाज के बीच तालीम को आम करने के लिए मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में मध्य प्रदेश के तमाम अजला के सदूर ने शिरकत की और शहर से देही सतह तक तालीमी कारवां को ले जाने पर खासा जोर दिया। एक रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश में मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी का क़याम 41 साल कबल अमल में आया था। सोसाइटी के क़याम का मकसद मुस्लिम समाज में तालीमी बेदारी पैदा करने के साथ साथ गरीब और नादार तलबा को तालीम के लिए मौक़े फराहम करना है। सोसाइटी की सालाना मीटिंग में सोसाइटी के मेंबरान ने सूबे में उर्दू स्कूलों की खस्ता हाली और हुकूमत की अदम तवज्जुही पर जहां नाराजगी का इजहार किया, वहीं हुकूमत की फलाही स्कीमों का ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम तलबा तक फायदा पहुंचाने के लिए देही सतह पर प्रोग्राम चलाने पर भी जोर दिया। सोसाइटी की मीटिंग के बारे में सदर सोसाइटी कुछ इस अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। सबसे बड़ा अभी जो भर्तियों का मामला हो रहा है, शिक्षा उर्दू शिक्षकों की भर्ती के मामले में, उसमें कई विसंगतियां आ गई हैं, क्योंकि पद तो बहुत ज़्यादा निकलना चाहिए थे, लेकिन हर ज़िलों में पदों की बहुत कटौती कर दिया गया है और उसमें जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी पहले से चयनित हो चुके हैं उनको मौका नहीं मिल पा रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। दूसरा है एजुकेशन की जो स्कॉलरशिप शासन के द्वारा जो जारी की जा रही है, तो उसमें भी लोगों को फ़ायदा नहीं मिल रहा। पूरे ज़िले में, हर ज़िले में जो है देखा जा रहा है कि लोगों के फॉर्म जो हैं वो रिजेक्ट किए जा रहे हैं और उनको जो जितनी एक आवश्यक, एक तो लिमिटेड स्कॉलरशिप दी जा रही है, उसमें भी उसके कटौती किया जाकर उनको समय पे जो है वो स्कॉलरशिप्स नहीं मिल पा रही। भोपाल में मुनक़दा तालीमी मीटिंग में सोसाइटी के जिला सदूर ने कमलनाथ हुकूमत से अक़लियती तबके की तालीमी पसमानगी को दूर करने के लिए 2003 में दिग्विजय सिंह हुकूमत के जरिए बनाए गए 8 नुकाती प्रोग्राम को मंजूर किए जाने की बात कही। वहीं साबिक़ सीएम दिग्विजय सिंह से मुलाकात करके उन्हें मुस्लिम मसाइल से वाकिफ कराने का भी यहाँ फैसला किया गया। अवेयरनेस है, समाज के सभी लोगों की ये इच्छा थी कि जिले प्रदेश की मीटिंग में, चूँकि दिग्विजय सिंह जी इस सोसाइटी के संरक्षक हैं और 10 साल जब मुख्यमंत्री रहे तो अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रम ऐतिहासिक तौर पर पूरे देश में अगर कहीं अग्रणी हुआ करता था तो मध्य प्रदेश में होता था। तो अपने सरपरस्त को अपने शहर, अपने बीच बुलाकर अपनी बात को रखने का एक प्रयास है। मैकेनिज़्म हम ये प्लान कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़िलों में हमारे जितने रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं वो अपने सबऑर्डिनेट विंग्स के साथ कोऑर्डिनेट करके अवेयरनेस आगे फैलाएंगे विद रिगार्ड्स टू माइनॉरिटी एजुकेशंस, विद रिगार्ड्स टू लीगल एजुकेशन, विद रिगार्ड्स टू और दीगर उनकी जो भी समस्याएं हैं जो उन्हें लगता है कि वो डायरेक्टली गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी की मीटिंग में असेंबली इंतखाबात के वक्त मुसलमानों की पसमानगी को दूर करने के लिए कांग्रेस के जरिए मंशूर में किए गए वादों को पूरा करने के लिए सूबाई सतह पर तहरीक चलाने का यहाँ फैसला भी किया गया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी के नए चेयरमैन के लिए डॉक्टर अजीज कुरैशी के नाम का अहकाम जारी कर दिया गया है। डॉक्टर अजीज कुरैशी दिग्विजय सिंह हुकूमत में भी मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी के चेयरमैन के ओहदे पर अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे चुके हैं। डॉक्टर अजीज कुरैशी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मिजोरम के भी चेयरमैन रहे हैं। डॉक्टर अजीज कुरैशी के नज़दीक एमपी उर्दू एकेडमी को तरक्की पर ले जाने का खाका क्या है, इस पर हमारे नुमाइंदे डॉक्टर मेहताब आलम ने उनसे खास बातचीत की। मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी जो 2013 से खाली पड़ी थी, वहाँ पर न कोई कमेटी न चेयरमैन। कमलनाथ हुकूमत ने एक बड़ा कदम उठाते हुए डॉक्टर अजीज कुरैशी जो उर्दू के खादिम भी हैं, और अगर उर्दू की उनकी खिदमत की बात की जाए और उनकी किताबों की बात की जाए तो एक लंबे चैप्टर की हमें ज़रूरत होगी। उनको ये जिम्मेदारी दी है कि उर्दू के लिए फ़रोग के लिए काम करें। आइए उनके साथ मौजूद है, जानते हैं कि अजीज साहब एक कदम फिर गवर्नमेंट ने दिया है और आपके दोबारा, क्योंकि एक बार इससे पहले भी आप चेयरमैन रह चुके हैं, दोबारा उर्दू की खिदमत के लिए जो है आपको चेयरमैन बनाया गया है। किस तरह से वो जो कश्ती डूब रही थी उसको आगे ले जाए? देखिए, गवर्नर के बाद चेयरमैन बन जाना बहुत छोटी बात है। मतलब ये मुझे भी अपने खुद को अजीब लग रहा है मैं आगे, लेकिन ये एक्चुअली सबूत है हमारे जो सूबे के वज़ीर आला हैं कमलनाथ जी, उनकी उर्दू मोहब्बत का, उनकी सही हमदर्दी का और उनकी इस ख्वाहिश का कि उर्दू सही मानों में तरक्की करे, आगे बढ़े। जब मैंने उनको बताया कि ये खराबियाँ हैं उर्दू अकेडमी में, जो इंदिरा गांधी का ख्वाब था उर्दू अकेडमीज़ बनाना हिंदुस्तान में, वो बनाई गई और यहाँ मध्य प्रदेश में बर्बाद कर दिया उन्होंने इसको पूरा के। करोड़ों रुपया इसलिए खर्च किया गया कि एक मखसूस नज़रिए को तक़वियत मिले उससे आगे। लेकिन ये सीएम की वाकई ग्रेटनेस है, उनकी महानता आज़मत है उनकी, कमलनाथ जी की आगे, और उनका जज्बा है सही उनकी वो है। सब ओवररूल करते हुए उन्होंने ऑर्डर्स वही पास कर दिए कि मेरा ताल्लुक सीधा उनसे रहेगा, बीच में कोई नहीं होगा, और सारे पावर्स जो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल
यानी पूरी गवर्नमेंट ही है वो तो। वो उन्होंने मुझे हफ्ता कर दिया कि अब मेरे पास इनकार करने का कुछ चारा नहीं है, मत उनकी बात मानने के लिए कि रशीद साहब को बड़ी जिम्मेदारी जो दी गई, जिम्मेदारी इसलिए कि ज़बान के फ़रोग का मामला है, वरना अगर हम उनके स्टेटस की बात करें तो गवर्नर के बाद जो है इस तरह की चीज़ें जो है कबूल नहीं, और फिर उनकी जो शराइत थी कि किसी तरह की कोई भी मुराद कबूल नहीं की जाएगी, वो उन्होंने वादे तौर पर कह दिया कि मकसद से ज़बान का फ़रोग है और ज़बान का फ़रोग ही उनकी अवलियत रहेगी, और तमाम तरीके की जो गिरोहबंदी साबिक़ा सालों में रही है उसको ख़त्म करना, ज़बान का प्रमोशन करना और उर्दू का जो उसका हक़ है, जो इंदिरा गांधी की जो ख्वाहिशात थी उसको करना उनकी ज़िंदगी का अवलिन मकसद रहेगा। कैमरामैन खेमचंद के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। खास बात इंडिया में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।